Okay, now we are moving further with equality in Indian democracy. तो किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट lays down the basic rules and regulations for people and the government in the country to follow. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? वो डॉक्यूमेंट की जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं किसके लिए? पीपल के लिए और गवर्नमेंट के लिए, जिन्हें कंट्री को फॉलो करना है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ लिया. नाउ मेल फीमेल रिलीजन ऑल आर इक्वल. हर एक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ही और सभी को वो जो रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है. सम ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ प्रोविजंस है. देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस है. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. हर एक पर्सन लॉ के अंडर में इक्वल है, चाहे वो पीएम हो, कांताबाई हो या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन हो. पीएम से लेके सारे लोग को लॉ फॉलो करना पड़ता है. Our second point is no person can discriminated against on the basis of religion, races, caste, place or birth, whether they are male or female. तो कोई भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी प्लेस हो, मेल हो फीमेल हो, सब लोग इक्वल है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना. आगे थर्ड पॉइंट है एवरी पर्सन एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट. हर एक पर्सन पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग वो प्लेग्राउंड, वेल्स, शॉप्स, मार्केट, सब सारी चीज़ों पे सब लोग जा सकते हैं. पब्लिक प्लेसेस है तो उस पर हम किसी को रोक नहीं सकते हैं. अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. तो जो अनटचेबिलिटी है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है. अगर फिर भी कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो इट इज़ एन पनिशेबल ऑफेंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी? तो अनटचेबिलिटी किसे कहा जाता है? तो जो पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे कि अगर किसी को जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे या फिर जो दलित, हमने आगे पढ़ा था ओम प्रकाश के बारे में, तो क्या करते थे वो लोग? अगर उन्हें देख लेते थे, छू लेते थे तो फिर वो नहा लेते थे, या फिर उनसे बहुत दूर रहते थे, उनको कोई पब्लिक प्लेसेस है तो वहाँ पे उनको एंटर नहीं होने देते थे. ये सारी चीज़ें होती थी अनटचेबिलिटी में. बट अभी उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और उसके लिए लॉ भी बनाया गया है कि अगर कोई उसे फॉलो करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है. नाउ वी आर मूविंग फर्दर. गवर्नमेंट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी. गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है. किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा लॉ के थ्रू. और सेकंड है गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम. वो कुछ स्कीम्स बनाती है गवर्नमेंट. तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम्स के बारे में. ओके, गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम्स. तो उन्होंने मिड डे मील स्कीम्स बनाए. मिड डे मील स्कीम्स का मतलब होता है मध्याह्न भोजन योजना. यानी कि जो दोपहर का खाना है वो उनको स्कूल की ओर से मिलता है. और ये जो सबसे पहले मिड डे मील स्कीम जिन्होंने अपनाई थी वो था तमिलनाडु. वो फर्स्ट स्टेट बना था कि जिन्होंने दोपहर को बच्चों को खाना देना शुरू किया था. फिर सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट थी और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने सारे स्टेट्स को ऐसा बोला कि आप सब लोग भी विद इन 6 मंथ ये प्लान इम्प्लीमेंट करो. उससे क्या होगा अब हम वो देखते हैं. तो पुअर चाइल्ड एनरोलिंग द स्कूल. तो जो पुअर चाइल्ड होते थे वो लोग क्या करते थे कि जब तक दोपहर तक स्कूल आते थे, फिर जब भी लंच ब्रेक होता था तब वो घर चले जाते थे और फिर वो कभी स्कूल एनरोल करते ही नहीं थे, क्योंकि उनको वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होते थे तो उनको खाना नहीं मिलता था. तो उसी वजह से उनको काम करना पड़ता था और फिर वो लोग खाते थे. तो उसी वजह से उनको दोपहर का खाना वहीं पे दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, स्कूल में एनरोल करें और वो लोग पढ़ें. उसी वजह से ये स्कीम लाई गई थी.
ऑफन गो फॉर लंच एंड नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो लंच के लिए जाते थे घर पे और फिर वापस स्कूल में आते ही नहीं थे। सो रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। तो जो गरीब बच्चे थे एटलीस्ट वो खाना मिल जाएगा स्कूल पे, तो उसी बहाने भी वो अगर स्कूल आएंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज लेंगे, पढ़ेंगे, और पेट भरा हुआ होगा तो अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। तो उसी वजह से जो स्कूल में बच्चे एनरोल कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अटेंड करने लगे, जो बच्चे थे वो स्कूल में आने लगे। तो ये हमने पढ़ा मिड डे मील स्कीम के बारे में। मिड डे मील स्कीम, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है कि जिन्होंने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम अपनाई थी, तो हम लिख सकते हैं इट्स तमिलनाडु। और उसी के बाद बाकी जो सारे स्टेट्स थे उन्होंने भी मिड डे मील स्कीम यूज़ की है। आगे देखते हैं इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो डेमोक्रेसीज में कौन कौन से जो इश्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं हुए, बाकी सारी कंट्रीज है वहाँ पे भी इनइक्वालिटी के रिलेटेड थोड़े इश्यूज हुए हैं। जैसे कि नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इनइक्वालिटी। और हम यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अमेरिकन अफ्रीकन थे, तो उनके बीच में कौन कौन सी अनइक्वालिटी थी वो देखते हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर स्लेव्स हु ब्रॉट ओवर फ्रॉम द अफ्रीका। तो अमेरिकन अफ्रीकन्स वो जिनके एंसेस्टर्स है, तो जो अमेरिकन्स थे वो अफ्रीकन्स को लाए थे एज अ गुलाम के तौर पे, स्लेव्स के तौर पे लाए थे। तो वहाँ पर फिर जो अमेरिकन्स थे और अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल थी, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। 1950s में उनके खिलाफ, अमेरिकन्स के खिलाफ मूवमेंट की गई कि इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, कि अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाए। प्रायर अनइक्वली ट्रीट अफ्रीकन अमेरिकन, जब तक लॉ नहीं बना तब तक उनके साथ बहुत ही अनइक्वालिटी ट्रीट की जाती थी अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ। तो उसमें एक एग्जांपल दिया गया है ट्रैवलिंग अ बस। तो जब अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो थक कर अब एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो जब बस में जाते थे तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको लास्ट में जो लास्ट सीट थी वहीं बैठा देते थे, या फिर कभी कभी तो उनको जगह नहीं देते थे और जो अमेरिकन्स होते थे वो बैठ जाते थे, और जगह होती भी थी तो भी उनको वो जो बस होती थी उनसे निकाल देते थे। तो इन तरीके से उनको अनइक्वली ट्रीट करते थे अमेरिकन्स अफ्रीकन अमेरिकन्स को। एक दिन रोजा पार्क्स, अफ्रीकन अमेरिकन वूमन, रिफ्यूज टू गिव अप सीट, उसने अपनी जो सीट थी वो देने से मना कर दिया, और फिर ये मूवमेंट और ज़्यादा शुरू हुई। ऑन 1 December 1955 शी स्टार्टेड एजिटेशंस, और फिर जो सारे अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स थे उन्होंने एजिटेशंस करना शुरू किया। एजिटेशंस का मतलब होता है, अभी हम जो देखते हैं रैलियाँ निकालना, धरना देना, किसी भी चीज़ का बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन अपोज करती है, उसे कहते हैं एजिटेशंस। फिर refusal that day started agitations against unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known civil right movements। तो फिर उस दिन जब उसे बैठने के लिए मना किया तो उसी दिन से फिर जो वो एजिटेशंस थी वो शुरू हो गई, और इन विच उसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो किस थे, फिर उनको भी इक्वल राइट्स लिए गए, और जो वो मूवमेंट की थी वो मूवमेंट सिविल राइट मूवमेंट्स के नाम से जानी गई। सिविल राइट एक्ट केम इनटू 1964, वो कब आया? 1964 को। प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशंस, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसे प्रोहिबिट यानी बंद कर दिया गया, और जो पुअर चिल्ड्रंस थे अफ्रीकन अमेरिकन्स उनके लिए भी स्कूल्स ओपन की गई और उनको भी इक्वल स्टेटस दिया गया। तो यहाँ पे हमारा जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। प्लीज री रिवाइज दिस चैप्टर सो यू हैव क्लियर दिस ऑल द टॉपिक्स। और एक पॉइंट रह गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or the place of birth.
मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रेस हो, स्टेटस हो, कोई भी रिलीजन हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, किसी के भी बेस पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फर्स्ट, द स्टेट shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place or birth or any of them. Second, no citizen shall on grounds only religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restrictions or conditions with regard to एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, यानी कि कोई भी रिलीजन, कास्ट, किसी के भी बेस पे वो कोई किसी को भी कोई पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, प्लेसेस हो, एंटरटेनमेंट प्लेस हो, वहाँ पे जाने से रोक नहीं सकते हैं। प्रोहिबिट करना यानी रोकना। The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of states funds and dedicated to use general public. तो जो बाथिंग घाट्स है, रोड्स है, प्लेसेस है, वो आधे स्टेट फंड में से बनाए जाते हैं, तो वो भी यूज़ करने का राइट जनरल पब्लिक को है। उस पर भी कोई किसी को प्रोहिबिट नहीं कर सकता है। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक था, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। Read proper chapter and understand all the topics. If you have any doubt, you can send message.